जम्मू कश्मीर की सियासत में बवाल मचा हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। आरक्षण कोटे पर उमर कैबिनेट के फैसले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और आरबीए यानी कि रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम कर 10 से 3% तक कर दिया गया है। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% तक कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नौकरियां और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40% सीटें रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है। सरकार को इंतजार है कि उसके फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी का, जिसके बाद ही आरक्षण में बदलाव की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पिछले कुछ समय से आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में गहराता जा रहा था, उसके बाद कैबिनेट बैठक हुई, उसमें यह अहम फैसला लिया गया। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, ईडब्ल्यूएस और आरबीए का कोटा घटा दिया गया है। आपको बता दें कि पहले ईडब्ल्यूएस का जो कोटा था वो 10% था, उसको घटाकर 3% कर दिया है और आरबीए वो भी 10% से घटाकर 7% तक कर दिया गया है। 5 से 6 कैटेगरी है, जिसमें से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि इन 2 कैटेगरीज में सरकार बदलाव कर सकती है। अब देखना होगा कि कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज ओपन मेरिट के बच्चों को मिलेगी और क्या जो लोग इस आरक्षण के विरोध में खड़े थे, क्या वो इससे सेटिस्फाई होंगे या नहीं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की तरफ से जो बयान सामने आया था कि अगर बदलाव कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किया गया तो बीजेपी की तरफ से उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आएंगे। तो आरक्षण को लेकर यह खबर है, 2 कैटेगरीज में बदलाव किया गया है। एक ईडब्ल्यूएस है, एक आरबीए है। ये दोनों ही कैटेगरी है जिनको लेकर बदलाव किया गया है। दोनों का जो पहले परसेंटेज था वो 10% था। ईडब्ल्यूएस को घटाकर 3% कर दिया गया और आरबीए को 7%। तो ये बड़ा बदलाव, लेकिन सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और आरबीए जो कि रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है, वो आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कोटे में 7% की कटौती, वहीं आरबीए में भी 3% की कटौती की गई है, उसे घटाकर 7% कर दिया गया है। वहीं कल नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने चेतावनी भी दी थी कि अगर समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। सुनील शर्मा की तरफ से कहा गया था, उन्हें कुछ इनपुट मिले हैं जिसके अनुसार कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों का मौजूदा कोटा कम करने का फैसला लिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं। ओपन मेरिट का जो कोटा है उसको बढ़ा दिया गया है और ईडब्ल्यूसी आरबीए जैसे कोटा है उसको कम किया गया। आपके पास क्या जानकारी है, क्या कहेंगे? देखिए, स्पेकुलेशंस हैं। अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, क्योंकि जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग के बाद कोई डिसीजन, कोई मिनट्स, कोई नोट बाहर आता है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। लेकिन इस वक्त तक कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज़ का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो आम जनमानस के साथ साथ भाजपा भी इसका विरोध करेगी। लेकिन हम इंतजार करेंगे जब तक न आधिकारिक रूप से कैबिनेट का डिसीजन बाहर आए।
मतलब जो आपने सुना है उसके मुताबिक क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और आरबीआई में कटौती है? देखिए, मैं फिर कहूंगा, आधिकारिक तौर पे तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस या रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज की रिजर्वेशन की कटौती हो रही है, इतना सुनने में आया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैं प्रतिक्रिया उस वक्त दूंगा जब कैबिनेट की डिसीजन की जानकारी बाहर आएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर विक्रम मल्होत्रा बीजेपी स्पोक्सपर्सन और आकाश वर्मा एनसी स्पोक्सपर्सन से मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, कल जब ये मीटिंग हुई थी तो फैसला जो आया था सामने कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा लेकिन ओपन कोटा बढ़ा दिया जाएगा, आज जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या ईडब्ल्यूएस और आरबीआई उनमें छेड़छाड़ किया गया है कैटेगरीज में? आकाश जी। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, रिजर्वेशन का मामला बड़ी देर से पेंडिंग था, क्योंकि अगर हम 2019 की मैं अगर बात करूं, जब ट्रे में तब्दील किया गया तो उसके साथ साथ एक रिजर्वेशन के हवाले से भी कुछ चेंजेस इसमें लाई गई थी। और मुझे लगता है कि वो जो रिजर्वेशन उस टाइम पे रखा गया था वो एक तरह से अनजस्ट था, क्योंकि उसमें बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इस चीज का फैसला करने के लिए कि कितने परसेंट रिजर्वेशन कौन सी क्लास को मिलनी चाहिए, तो उसमें वो वर्किंग नहीं हुई थी, वो एक्सरसाइज, वो होमवर्क नहीं हुआ था। बस ऐसे ही मैं तो समझता हूँ कि एसी कमरों में बैठ के वो लकीरें खींच दी गई और उन कोटास को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन अब क्योंकि जब जमहूरियत बहाल हुई जम्मू कश्मीर में और उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में जो सरकार बनी है, तो ये रिजर्वेशन का मामला जो है बड़ी देर से बड़ी संजीदा तरीके से सरकार उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों जो ओपन कैटेगरी थी उसमें एक रिजेंटमेंट दिखा, और वो जायज़ भी है कहीं ना कहीं। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वो वादाबंद है कि हर उस कास्ट से रिलेटेड लोगों को, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें ठगा सा महसूस कर रहे थे, उनको जरूर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और मैं कहूंगा कि इसमें जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनका खास ख्याल रखा जाएगा, और जो प्रिविलेज्ड भी हैं और जो मेरिट के बेसिस पर अपनी जो हुनर के बलबूते पर जो आगे आना चाहते हैं, तो उनका भी जो खास ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई जो एग्जैक्ट फिगर्स अभी सामने नहीं आई हैं, मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ही ये फिगर सामने आ जाएंगी और जो भी फैसला होगा वो आवाम के हित में होगा और सबको एक बराबर जो नुमाइंदगी होगी वो मिलेगी। आकाश जी, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराती हूं, क्योंकि एक सटीक सा जवाब खैर आपके पास भी नहीं है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस और आरबीआई को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, क्या ये दो कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा कटौती की जाएगी? देखिए, अभी तो सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी वो ये सारी चीजें सामने तभी आएंगी जब ऑन रिकॉर्ड कुछ हमें मतलब डॉक्यूमेंट में इसके सामने आएगा। बट जैसा मैंने आपको कहा कि इट इज नॉट पर्टिकुलरली अबाउट ईडब्ल्यूएस और आरबीआई। जितने भी हमारे यहाँ पर वर्ग हैं, जितने भी यहाँ पर हमारी आवाम जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में डिवाइडेड हैं, उन सबको बराबर की नुमाइंदगी मिलेगी और कोई भी जो पर्टिकुलर सोसाइटी है उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जी, विक्रम जी अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो मैं आपसे ही एक दो सवाल कर लेती हूँ इसी बारे में। तो आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि आवाम को देखते हुए ये फैसला आपकी तरफ से लिया जाएगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर कमजोर वर्ग को छेड़ा गया तो फिर हम तैयार हैं सड़कों पर उतरने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और जो करती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया, उस टाइम पे जब इन्होंने जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट किया था, क्या उस समय इनको नहीं दिखा था कि हम जो ओपन जो मेरिट है उन लोगों को जो पहले 47% जिनकी तादाद होती थी उनको हम घटाकर 33% कर रहे हैं? क्या उस समय इन्होंने नहीं देखा था कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसमें कितनी तादाद है उन लोगों की जम्मू कश्मीर में, जिसके बलबूते पे हम उनको वो एक रिजर्वेशन की परसेंटेज देने जा रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खोखली बातें करती है, और अगर ग्राउंड पे काम करने की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। ठीक है आकाश जी, विक्रम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है।
जो ये फैसला आया है, जो खबरें चल रही हैं ईडब्ल्यूएस और आरबीए को लेकर, हालांकि आकाश जी ने कहा है आधिकारिक तौर पर अभी कोई ऐसा फैसला लिया नहीं गया, लेकिन अगर इन खबरों में सच्चाई होती है और ईडब्ल्यूएस और आरबीए, क्योंकि आपके तो प्रधानमंत्री की तरफ से ज्ञान, गरीब, युवा, एग्रीकल्चर और नारी, इनको लेकर बातचीत हमेशा की जाती है, और सबसे पहले अगर कोटा गरीब का कटेगा तो फिर आपका क्या रुख रहेगा विक्रम जी? आपकी कैबिनेट की मीटिंग जी जो कैबिनेट की मीटिंग की डिटेल सामने आएंगी, कितनी रिजर्वेशन का कहाँ से कटौती कर रही है सरकार, तो उसके बारे में मुझे लगता है उस समय पे विस्तार से बात कर सकेंगे। पर जहां तक अभी का सवाल है, आप जैसे आपने एलओपी साहब का सुना है, सुनील शर्मा जी ने बड़ा विस्तृत रूप से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तबके का अहित जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और जहां तक आकाश जी की मैं एक बात का टिप्पणी जो उन्होंने की कि भारतीय जनता पार्टी केवल कहती है, तो हमने 370 तोड़ने का जो हमारा पिछले 50-60 साल से जो एक मंशूर में था, वो जब ताकत आई तो उसको तोड़ के दिखाया। तो भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है, और करके दिखाया है इस पूरे देश में। जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही थी वो करके दिखाई। और जहां तक आपका सवाल है, देखिए आपकी सरकार की जो विफलता है वो खाली भारतीय जनता पार्टी उसको उजागर नहीं कर रही है, आपके अपने मेंबर पार्लियामेंट उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने ला रहे हैं। और यही कारण है कि आज ये जो प्रेशर आपको बिल्डअप हुआ अगारोला की तरफ से, और जो कश्मीर में जो बिल्डअप हुआ, उसके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गई उमर अब्दुल्ला सरकार। और आज वो आनंद फानंद में जिस तरह से कटौती कर रहे हैं, और मैं बताना आपके माध्यम से दर्शकों को भी चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, वो अधिकार है, और वो आनंद फानंद में नहीं किया जाता। उसके लिए पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं और जो हमारा संविधान कहता है उसको ध्यान में रख के ही किया जाएगा। और अगर रिजर्वेशन किसी भी तबके की कटेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी, खासकर जब गरीब तबका जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुई तो यहाँ पे सड़कों पे आपको भारतीय जनता पार्टी उतरती हुई दिखेगी। विक्रम जी, तो मतलब ये कह दे कि आपका कहना है कि कोई बदलाव इस लिस्ट में होना नहीं चाहिए, 5-6 कैटेगरीज हैं, उनको एज इट इज रखा जाए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स 20% है, शेड्यूल्ड कास्ट 8% है, अदर बैकवर्ड 8% है, ईडब्ल्यूएस 10% है, आरबीए 10% है, एएलबीआई भी 4% है। तो क्या कोई बदलाव नहीं होगा? ऐसे में तो फिर ओपन कोटा जो रह जाता है उसके लिए तो बहुत कम जगह रह जाती है ना सर। का जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसी है कि जब जो पहाड़ी समुदाय एक बहुत लंबे समय से रिजर्वेशन की मांग कर रहा था और वो ड्यू रिजर्वेशन उनको दी गई, अब अगर उसमें कुछ भी कटौती करनी है तो जिस तरह से हमने कहा कि वो किस बेसिस पे की जाती है, क्या क्राइटेरिया बना के की जाती है, तो उसको बीजेपी उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद ही आपको आगे की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो देखने को मिलेगी। हम चाहते हैं अगर सरकार सीरियस है इसको करने में, तो वो उनकी क्या अप्रोच रहेगी, किस तबके के साथ वो कैसा सुलूक करते हैं, वो देखना पड़ेगा। जी आकाश जी, क्या लगता है कैसे सुलझेगा ये मुद्दा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो तब्दीलियां की और रिजर्वेशन के हवाले से भी जो तब्दीली की, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि ये पार्टी सिर्फ एसी कमरों में बैठ के जो डिसीजन लेने वाली पार्टी है, बल्कि जबकि इनको होमवर्क करना चाहिए या ग्राउंड वर्क करना चाहिए, उसमें ये लोग विफल हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज विक्रम मल्होत्रा साहब, जैसे आपने आंकड़े बताए कि पहाड़ी ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिला, हम बिल्कुल इससे सहमत हैं कि मिलना चाहिए था। एक ईडब्ल्यूएस का कोटा भी बढ़ना चाहिए था, जो आरबी है उनको भी मिलना चाहिए था। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने ये एक्सरसाइज की तो क्या उस समय इन्होंने उन नंबर्स को कंसीडर किया था? क्या इन्होंने देखा था कि हमारी जम्मू कश्मीर में अगर टोटल पॉपुलेशन इतनी है तो उसमें से कितने लोग हैं जो पहाड़ी समुदाय से बिलोंग करते हैं, कितने लोग हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कितने लोग हैं जो ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं? ये पार्टी सिर्फ खोखले वादे करने में बड़ी कामयाब है। और मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं कि आज उमर अब्दुल्ला साहब की चुनिंदा सरकार है, जो भी फैसला होगा आवाम के हित में होगा। सभी कम्युनिटीज को, सभी रिलीजन को, सभी कास्ट और जितनी भी हमारी कैटेगरीज है, सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी और सब लोग इस पॉलिसी से जो है वो मुतमईन रहेंगे। विक्रम जी, जवाब दीजिए, कह रहे हैं सबको बराबरी का हक देंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे। देखिए, बराबरी का हक तो जो उमर साहब की पिछले
4 क्या दिनों किया था, की किसके बलबूते पे वो स्टेटमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन दी थी? जो स्टेटमेंट्स उमर अब्दुल्ला साहब की हैं पिछले 4 दिनों की, उससे वो समझ प्रतीत होता है, जो उन्होंने माता वैष्णो देवी की जो कंट्रोवर्सी को लेके दिए, उससे समझ में आता है कि बराबरी तो उनकी नजर में कहीं है ही नहीं। वो तो अपने आप को किसी एक खास तबके का चीफ मिनिस्टर, इलाके का चीफ मिनिस्टर समझते हैं। उनको किसी और तबके से लेना देना नहीं। उन्होंने तो वाज़ेह कर दिया अपने बयानों से, जिस तरह से उनके पिछले 3-4 दिनों के बयान हैं, बड़े डिसअपॉइंटिंग उनके स्टेटमेंट्स हैं। पर उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि जो रिजर्वेशन जब पहाड़ी समुदाय को दी गई, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह से बात कर रही है जैसे लगता है कि वो पहाड़ियों के भी खिलाफ है, वो एसटी के भी खिलाफ है, और वो सिर्फ एक अपना ईडब्ल्यूएस के भी खिलाफ है, सिर्फ अपने इस वक्त सिचुएशन को सेव करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा तबका कश्मीर क्या में लगता है उनके आपको, खिलाफ क्या है। फायदा मिल जाएगा उमर जी को ऐसा करके? क्योंकि आप आरक्षण देखिए, की बात कर रहे वो हैं, सीधा मुद्दा श्राइन बोर्ड वाला तो नहीं सीधा है, लेकिन उनकी तरफ से उसमें भी वो कोई गलत सीधा बयान तो सीधा नहीं है कि वो माइनॉरिटी संस्थान नहीं है वो। सर खैर वो मुद्दा नहीं है हमारा। जिस अभी तरह आपको क्या से, लगता है क्या फायदा देखिए, मिलेगा? जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि श्राइन बोर्ड की जो जमीन है उसके पैसे दिए जाएं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये देखिए, उस श्राइन बोर्ड का जो मसला है बहुत इमोशनल मसला है, उसको एक सेक्टेरियन मसला बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो ये मानना है, मैं एक चीफ मिनिस्टर को ये बोल रहा हूँ कि वो पहले एक बयान देते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए टर्की भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे, जो भारत के माने हुए दुश्मन है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। अगर उस तरह से वो अपने एक तरह से वो अपने सॉफ्ट सेपरेटिज्म को पेडल करेंगे, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की सरकार को आंखें भी दिखाएंगे, और फिर आज जो कश्मीर में उनको देखिए, उनको आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये बड़ा मुद्दा राहुला ने उनको कहा है, जो एमपी हैं राहुला साहब, उनका ये कहना है कि हम ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन। तो उधर अपनी फेस सेविंग करने के लिए अगर वो आनंद फानंद में कोई फैसला, तो उसका अगर वो जनता विरोधी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसका कड़ा विरोध करेगी। ये हम आपको आज आपके माध्यम से देश को और स्टेट के लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सेक्शन को डिप्राइव करने की कोई कोशिश होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है विक्रम जी। आकाश जी, आपको क्या लगता है, आगा रोहिल्ला जिस तरीके से आपका ये गणित निकला है, क्या वो सेटिस्फाई हो जाएंगे इससे? देखिए, हमें प्रिया जी, हमें आवाम को सेटिस्फाई करना है। मुझे लगता नहीं कि हमें किसी विशेष किसी एक लीडर को या किसी एक पार्टी को सेटिस्फाई करना है। हाँ, जहां तक आवाम का मसला है, अगर आवाम हमसे सवाल पूछेगी उसका हम जवाब देंगे। बाकी अभी विक्रम जी कुछ माता वैष्णो देवी की बात यहाँ पे कर रहे थे, मुझे लगता है कि इससे इनकी मंशा और इनकी मानसिकता दिख जाती है। मैं आपको अगर इनको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, पिछले दिनों जब यहाँ पर नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट की बारी आई, तो इन्होंने उर्दू को मुद्दा बनाकर उससे कम्युनल रंग दिया, उसको प्रेजुडिस करवाया, और आज वो मसला जो है वो ठंडे बस्ते में है। वो बेचारे नायब तहसीलदार जो लगने थे, वो आज दोबारा से टिकटिकी लगाए देखे बैठे हैं। यहाँ पर जब माता वैष्णो देवी में मेडिकल कॉलेज का सवाल आया, वहां पे जो बच्चे जो अपने हुनर के बलबूते पर आगे निकल कर आए, वहां पर इन्होंने उसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब खुद सत्ता में होती है तो सत्ता का पूरा आनंद लेते हैं, जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो उस समय ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाने के अलावा इनके पास और कोई एजेंडा नहीं होता। हर चीज में कम्युनल देने का रंग अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। आकाश जी, तो देखिए ताली एक हाथ से तो नहीं बचती है ना। ठीक है, माइनॉरिटी संस्थान वाली बात ठीक थी, लेकिन टर्की वाला बयान देना और अब ये कहना कि पैसे दे दीजिए, जमीन वापस दे दीजिए, ये भी तो सही नहीं है ना। देखिए, अभी यहाँ पर इन्होंने जो बात की कि जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर कोई बात की कि टर्की में जाएंगे या बांग्लादेश में जाएंगे, मैं आपको ये बताऊं कि पहले भी अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो यहाँ पर बड़े सारे जो बच्चे जिनको यहाँ पर मेरिट के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिला करते थे, वो यूजुअली चाइना, बांग्लादेश, टर्की और नहीं, तो आपका कहने में का मतलब थे। है हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बच्चे जा सकें? ये देखिए, फिर से आप गलत बयान दे रहे हैं। हिंदुस्तान, मेरी बात सुने, हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान के कायदे कानून में रहते हुए, हिंदुस्तान में जो नीट हमारा जो एग्जाम कंडक्ट करता है, उसके बलबूते पर जो बच्चे मेरिट पर आए, उन्होंने वहां पर सीटें हासिल की, लेकिन उसको इन्होंने कम्युनल देने का रंग का काम किया। अब मुझे बताएं, अगर कोई बच्चा जिसकी एक्सेप्टेंस हिंदुस्तान में नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर ही जाएगा। और बाकी अगर बाहर जाके ये कहते हैं कि वो फलाना मुल्क हमारा दुश्मन है, तो वो सवाल इनकी फॉरेन पॉलिसी पे है कि आज 7 मुल्क हमारी जो हमारे नेबरिंग जो स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी नहीं ना आकाश जी। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसके बारे में हम जानते हैं, वो विरोध में खड़े थे, वो उनसे दोस्ती तो नहीं निभा सकते। विक्रम जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय हमारे पास थोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान के साथ हुआ था ना। मुझे बताएं, मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, थोड़ा कम समय प्लीज, विक्रम जी से जवाब ले लीजिए। चाइना की ये बात बड़ी कर रहा हूँ। विडंबना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन लीडरों के लिए जो जम्मू बेस्ड है, ये क्योंकि
जो एक मानसिकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो जब भी आप इतिहास उठा के देखिए, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉर्नर हुई है उस वक्त उन्होंने कम्युनल कार्ड खेला है, सॉफ्ट सेपरेटिज्म को पेडल किया है, और देश में खासकर कश्मीर में जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं ताकत देने का काम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब का एक ओपन बयान था कि आई हैव टोल्ड माय बॉयज टू गो आउट फॉर ट्रेनिंग। तो ये जब भी कॉर्नर होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वो इस तरह के बयान देती है। कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब जो नई जनरेशन के एक लीडर हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो, हम भी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वैष्णो देवी में जिनकी एडमिशन हुई है उस इंस्टीट्यूट में, उसका हल निकले। पर जो वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट है खुद में, वो उसका जो पैसा जो आता है, जो लोग श्रद्धालुओं का पैसा आता है, वो श्रद्धा के लिए, सनातन धर्म को आगे लेके जाने के लिए और उनके लिए जो आस्था रखते हैं माता वैष्णो देवी में, उनके लिए फैसिलिटीज और बाकी चीजों के लिए आता है। तो इस तरह की मतलब चीजें उठा के और कम्युनल उसको बना के, मुझे लगता है वो शोभा नहीं देता किसी भी मुख्यमंत्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रम जी। आकाश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। फिलहाल वक्त छोड़े से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।